अब देखेंगे हम लोग भारत का जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ओके। तो संविधान की विशेषताओं में क्या क्या आता है एक एक करके देखेंगे। तो संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं में देखो, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ठीक है ना, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, पहले समझना। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक संविधान और एक होता है लिखित संविधान, ठीक है ना। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित, ठीक है। और जो भारत का संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। और अन्य देश किस किस का लिखित संविधान है, भारत के साथ साथ अमेरिका का। पर ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, मौखिक है, वो लिखित नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, अमेरिका का है, अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे पुराना या सबसे, ये क्या था, पहला लिखित संविधान था, पहला लिखित संविधान किसका था, अमेरिका का था, ठीक है। और जो भारत का संविधान है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। और मौखिक किसका है, ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, वो एक मौखिक संविधान है, ठीक है। अब भारत के संविधान का लिखन इसने क्या, वो सब तो हमने बात कर लिया है, ठीक है। पर भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों हुआ, इसकी इतनी बड़ी जो साइज है, इतना बड़ा आकार जो बना, क्यों भारत का संविधान इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो उसका आकार जो है क्यों इतना बड़ा है, तो इसके कुछ कारण दिए जाते हैं, ठीक है। पहला क्या, उसका ऐतिहासिक कारण, ठीक है ना, ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण क्या बोलता है कि इतिहास में जो क्या थे, अधिनियम थे या कानून थे, उसका इसमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन ने खासकर जो कानून बनाया 1935 भारत सरकार अधिनियम, उसका लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद को सीधा इसमें डाला गया है, ठीक है। तो वो इसका एक बहुत बड़ा क्या था, ऐतिहासिक रूप की। इतिहास में जो पहले अधिनियम बने वो सभी अधिनियमों का या उसका प्रभाव देखने को मिला, जिससे ऐतिहासिक पहलू से इसमें काफी कुछ चीजों को लेकर डाला गया। तो ऐतिहासिक कारण वो हुआ, ठीक है ना। सब बुक में लिखा, बस मैं समझा दे रहा हूं, उसको फिर रीड करेंगे आप लोग, है ना। तो ऐतिहासिक कारण क्या था, मुख्य रूप से 1935 का जो क्या है भारत सरकार अधिनियम, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो क्या है, काफी बड़ा था, और उसी के कारण क्या हुआ, ये भी हमारा इतना बड़ा संविधान बनकर सामने आया, ठीक है। तो ये तो उसको ऐतिहासिक पहलू से देखते हैं। ऐतिहासिक के बाद दूसरा देखेंगे इसको, इसका क्या है, आपका एक भौगोलिक कारण, ठीक है ना, भौगोलिक कारण। तो अगर हम लोग उसको भौगोलिक रूप से देखेंगे, ठीक है, तो भारत क्या है, भारत की जो क्या है स्थिति और विस्तार है, खासकर तो भारत का एक क्या है, वृहद विस्तार है, काफी दूर तक फैला है, हिमालय से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक है, और इधर आप देखोगे तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। और इस विविधता में क्या है, बहुत सारे लोग भी हैं। तो भौगोलिक विविधता है, पहली बात तो आकार बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। दूसरा, इसमें सांस्कृतिक विविधता भी है इसी भूगोल के अंदर, कि विभिन्न प्रकार के और विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, और सभी वर्गों के लोग और सभी प्रकारों को कहीं ना कहीं संविधान के अंदर समायोजित किया गया है, इसलिए इसका क्या हुआ, आकार काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो एक क्या है, भौगोलिक कारण की भौगोलिक विविधता जो है भारत की, उसके कारण, और साथ साथ सांस्कृतिक विविधता, एक बहुत बड़ा आकार का है, बहुत सारे लोग रहते हैं, संस्कृति अलग है, तो सभी के लिए कानून बनाना और सभी को कानून के अंदर क्या करना, अधिकार दिलाना या हक दिलाना, इन सबको समायोजित करने के लिए संविधान को इतना बड़ा लिखा गया, ठीक है ना। इसके बाद प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारक, ठीक है। प्रशासनिक और राजनीतिक कारण क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भारत में जो संविधान है वो केवल और केवल लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर रहा है। संविधान जो है वो कानून के रूप में सबके अधिकारों की तो बात कर रहा है, पर इसके साथ साथ सरकार की भी बात करता है।
सरकार के पूरी संरचना को भी समझाता है, इसके साथ साथ प्रशासनिक पहलुओं को भी कवर करता है। नहीं तो ऐसा किया जा सकता था कि केवल मौलिक अधिकार को संविधान में रख दिया और बाकी चीजों के लिए अलग अलग कानून से बना देते कि इस तरीके से भारत की संरचना होगी, इसकी संरचना होगी, सब बता सकते थे। पर इसमें क्या किया गया कि एक ही संविधान है जो राजनीतिक दशा को भी पूरा देखता है, सरकार के बारे में भी बात करता है, यही संविधान हमारे प्रशासन को भी देख रहा है, यही संविधान हमारे लोगों के अधिकारों को भी देख रहा है। तो संपूर्ण चीज जितने भी हैं, जितने भी पहलू हैं राज्य के सभी पहलू जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढंग से आ सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर संविधान ने अपनी क्या की है, प्रस्तुतिकरण दी है और उनको उससे अधिकार सुनिश्चित किया है। अतः संविधान की जो लंबाई है वो उसके कारण भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना। इसमें एक और चीज है कि राज्य, अब यहां पर क्या है, दो राज्यों की बात हो रही है, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य सरकार। ठीक है ना। अब दोनों के लिए डिटेल में जो भी बताना है वो सब कुछ बताया, पर अमेरिका के संविधान में क्या है, केवल अमेरिका राष्ट्र के बारे में और राज्यों का अपना खुद का संविधान है। यहां पर क्या है, एक ही संविधान है और वही संविधान केंद्र और राज्य के सारे विषयों को क्या कर रहा है, पूरा देख रहा है। ठीक है ना। पर अमेरिका में क्या होता है, राज्य के संविधान अलग होते हैं और केंद्र के अलग होते हैं। तो एक इकलौता संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और वही एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित सभी उपबंधों को इसमें ही लिखा गया है, जिसके कारण इसकी लंबाई क्या है, और ज्यादा बड़ी है। क्लियर है। ठीक है। इसके बाद और अन्य कारण भी दिए जाते हैं। एक कारण ये बोलते हैं कि इसमें इतना बड़ा इसलिए भी हुआ क्योंकि इसको बनाने में जो क्या बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लोग थे, विधि विषयों के लोग की उसमें उपस्थिति थी, विधि संबंधित लोग ज्यादा थे, लॉयर्स ज्यादा थे। ठीक है ना। पढ़ाई भी उसी की होती थी, तो उन लोगों ज्यादा थे, तो लोग बोलते थे कि ये भी कानून को डाल दो, ये भी डाल दो। तो अत्यधिक विधि संबंधित व्यक्तित्व का संविधान निर्माण सभा में उपस्थित होना भी संविधान में विधि के कार्य को और बड़ा कर दिया, जिसके कारण अन्य मुद्दों को भी इसके अंदर डाला गया। ठीक है। तो ऐसी कुछ कारणों से क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान क्या है, एक बहुत ही वृहद और एक बड़ा संविधान है। क्लियर हुआ सभी को। एक बार रिपीट कर देता हूं। तो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। दो प्रकार के संविधान होते हैं, मौखिक और लिखित। भारत का कैसा है, लिखित संविधान है। ठीक है ना। वो पहला लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इन निम्न कारणों के कारण। कारण क्या क्या देख रहे थे हम लोग, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, और एक है कि संविधान निर्माण सभा में कैसे लोग बैठे हुए थे। समझ आ रहा है सभी को। तो इन कारकों के कारण ही भारत के संविधान को क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्लियर है सभी को। ओके। अब आते हैं दूसरे विशेषता को समझते हैं। ठीक है ना। तो दूसरी विशेषता क्या है, देखते हैं भारत के संविधान की विशेषता नंबर 2। ठीक है। क्लियर है। और एक चीज ये भी याद रखना है कि पूरे भारत के लिए केवल एक संविधान है, किसी राज्य का अलग से संविधान नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। पर अमेरिका में कैसा है, राज्य का संविधान तो है ही है, पर राज्य के साथ साथ एक देश का भी संविधान है। देश का संविधान, केंद्र को बोलना, देश का संविधान। ठीक है। ओके। इसके बाद आते हैं दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा पहलू बोलता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, जो भारत का संविधान है ये मिश्रण है। और किस चीज का मिश्रण है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। तो भारत का संविधान क्या है, मिश्रण है। ठीक है। किसका मिश्रण है, कठोरता और लचीलेपन का। ठीक है। तो कभी वो अपने स्वरूप में कठोर हो जाता है और कभी वो अपने स्वरूप में क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है। ठीक है। तो कठोरता और लचीलेपन का क्या है, मिश्रण है। क्लियर है। इसका अर्थ क्या होता है, और इसी के रूप में भारत के संविधान को देखो, इससे और भी क्या क्या चीजें बोलते हैं वही बता देता हूं। भारत के संविधान को बोला जाता है जीवित दस्तावेज। जीवित दस्तावेज, कि भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है। तो ये दोनों, ये जो सारे ये दो एक्सप्लेनेशन है ना, ये कठोरता, लचीलापन और जीवित दस्तावेज, तीनों को एक साथ लूंगा। और ये सभी बातें कहीं ना कहीं किससे संबंधित हैं, भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित है, कि भारत का संविधान क्या हो सकता है, संशोधित हो सकता है। ठीक है। तो ये पहले तो इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक करके सब चीजों को समझाता हूं। तो ये दोनों जो चीजें, ये तीनों चीजों की बात करेंगे हम लोग, ये तीनों की, ये कहीं ना कहीं किस चीज से संबंधित बात है, भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित है।
क्लियर है? तो ये भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित है दोनों वर्ड। कठोरता इसलिए बोलते हैं, देखो कि भारत के संविधान को हम संशोधित कर सकते हैं, पर कुछ पहलू ऐसे हैं भारत के संविधान के जिनका संशोधन, पहले समझ लो, सुन लो, फिर उसका लिखेंगे, है ना, फिर बताऊंगा। तो कुछ ऐसे पहलू हैं भारत के संविधान के जिसका संशोधन, जैसे हमारे पास दो हैं, राज्य है और केंद्र है, तो कुछ उपबंध ऐसे होंगे जिसको केवल संसद ही संशोधित कर देगी, उसमें राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसको संसद खुद ही संशोधित कर सकती है, और उस रूप में वो क्या है, लचीला है, ठीक है ना, लचीला मतलब उसको खुद ही वो कर लेगी। पर कुछ उपबंध ऐसे हैं जो काफी कठोर हैं, जिसको संसद अपने विशेष बहुमत से ही पारित कर पाएगी, या तो फिर संसद उसको पारित कर पाएगी अपने विशेष बहुमत से और कम से कम आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। तो यहाँ पर तीन तरह से चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो संविधान है उसको तीन प्रकार से संशोधन किया सकता है, ठीक है। तो तीन प्रकार संशोधन का कैसा है पहले समझते हैं, ठीक है ना। भारत के संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला संशोधन होता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है ना, इसमें मतलब केवल संसद के द्वारा, ठीक है। एक संशोधन कैसा होगा? केवल संसद के द्वारा। और दूसरा जो प्रकार होगा वो कैसा होगा? संसद के द्वारा पर इसमें क्या होगा? राज्य की स्वीकृति से, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। तो संसद तो संशोधित करेगा, पर उसमें एक चीज और क्या होगा? आधे से अधिक राज्यों के स्वीकृति से। क्लियर है? तो इस तरीके से संसद क्या कर सकता है? संविधान को संशोधित कर सकता है। एक खुद ही कर सकता है, दूसरा संसद और राज्यों की स्वीकृति से। संसद के द्वारा जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होगा संसद के समान बहुमत से। समान बहुमत बताया था आप लोगों को, क्या होता है समान बहुमत? वह बहुमत जिसमें जितने लोग मौजूद हैं उसमें आधे से अधिक का वोट होना चाहिए, मौजूद और आधे से अधिक का वहां पर मत आना चाहिए, ठीक है ना। विशेष बहुमत क्या होता था कि जितने मौजूद हैं उसके 2/3 से अधिक का बहुमत आना चाहिए और वो संपूर्ण बहुमत के एक आधे से अधिक हो। पढ़े इतना, है ना। तो एक होता है आपका संसद के बहुमत के द्वारा, उसको पहला प्रकार क्या होगा इसका? पहला होगा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है। और दूसरा होगा संसद के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, ठीक है। तो तीन प्रकार के संशोधन होंगे, साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक होगा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ यहां पर जो संशोधन होता है उसमें कैसे होता है? संसद का यहां पर विशेष बहुमत लगता है, और जो राज्य होते हैं वो अपनी जो स्वीकृति देते हैं वो स्वीकृति देते हैं साधारण बहुमत से। क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? साधारण बहुमत से, वहां पर विशेष बहुमत से, वहां संसद किससे करेगी? अपने विशेष बहुमत से, और राज्यों की स्वीकृति किससे आएगी? साधारण बहुमत से आएगी। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो बढ़िया देखते हैं। अब ये दो तरह का जो होता है, ये दोनों, ये संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो वैसा होता है, और ये 368 के बाहर का संशोधन है। तो भारत का संविधान तीन तरह से संशोधित हो सकता है। दो किसके अंदर होगा? 368 के अंदर होगा। 368 के अंदर कैसे होता है? विशेष बहुमत संसद का और संसद की विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। और एक और संशोधन का प्रकार क्या है? साधारण बहुमत, वो 368 के बाहर होता है। तो तीन प्रकार से संशोधन होती हैं, जिसमें से याद रखना कि दो इसके तहत होता है और एक उसके तहत। अब इस रूप में जो साधारण बहुमत से संशोधन हो रहा है, इस रूप में अगर संशोधन है, इसलिए संविधान को क्या बोलते हैं? वो लचीला है, ठीक है ना, क्योंकि उसके कुछ पहलुओं को हम क्या कर सकते हैं? केवल संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो गया। इस रूप में ये क्या है? लचीला है। पर ये जो दो रूप है, इस रूप में वो क्या है? कठोरता है, कि उसको संसद मन चाहे जब चाहे संशोधन नहीं कर पाएगा। एक तो उसको लिए विशेष बहुमत चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? राज्यों की स्वीकृति चाहिए। और चूंकि संशोधन किया जा सकता है,
आज भारत का संविधान 1950 में जैसा आया था वैसा नहीं है, और आज हम लोग 1923, अब आज हम 2023 में बैठे हैं, तो लगभग 106 संविधान संशोधन हुए। 75 सालों में 106 बार संविधानों को बदला, संविधान में कुछ ना कुछ बंधे जोड़े गए हैं या उसको बदला गया है। वो क्यों किया गया? क्योंकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रही, समय की जरूरत है, समय के हिसाब से हम ढलते जा रहे हैं, और समय के हिसाब से संविधान भी क्या कर रहा है, अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। इसलिए वो एक प्रकार का क्या है, जीवित दस्तावेज है। जैसे कि अभी अब महिला सशक्तिकरण चल रहा है, महिलाओं का भूमिका बढ़ रही है देश में, महिला पढ़ने लगी, काफी समय से इसी चला। आज 75 साल के बाद भारत की जो नारी है वो काफी आगे आ चुकी है, काफी कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया जा रहा है। इसलिए क्या बोला गया कि जो संसद है वहां पर भी उनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, राज्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पर क्या ये उस समय कर सकते थे 1950 में? कर तो सकते थे, पर वो सही समय नहीं था, क्योंकि उस समय इतनी सशक्तिकरण नहीं थी। उस समय पितृसत्तात्मक भारत काफी अपनी क्या था, चरण सीमा पे था। आज भारत जो पितृसत्तात्मक था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। महिला और पुरुष दोनों की अधिकारों को सामान्य देखा जा रहा है। समझ आ रहा है? और इसीलिए क्या किया गया, संविधान ने उसके हिसाब से अपना रूप बदल लिया, अपने ढांचे को बदल लिया। तो क्योंकि संविधान समय के साथ अपने रूप और ढांचों को बदल सकता है, इसलिए संविधान को क्या बोलते हैं, एक जीवित दस्तावेज बोलते हैं। और जीवित दस्तावेज क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को 3 रूपों में बदल सकता है। पहला साधारण बहुमत से संसद के, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा संसद के द्वारा और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। क्लियर है? ये चीज समझ आया? और यही क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। समझ आ रहा है सभी को कि क्यों है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण? वेरी गुड। चलो यहां से थोड़ा सा एक चीज पढ़ाता हूं आपको, संविधान संशोधन। एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहीं से, संविधान संशोधन। ठीक है, पहले सुनो अच्छे से। देखो अब क्या होता है, आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने जब बहुमत के बारे में बात किया था, कि पहले क्या होती है, एक विधेयक आती है। ऐसी होता है ना, एक विधेयक आता है जिसको बिल बोलते हैं। फिर इस विधेयक को क्या किया जाता है, सदन में रखा जाता है। सदन 1, सदन 2, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी जिसमें से हम किसी को भी एक सदन मान लें, चाहे हम इसको लोकसभा माने चाहे इसको माने। एक में आएगा, फिर दूसरे में जाएगा, दूसरे से पारित होगा, फिर कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति फिर इसके बाद क्या करते हैं, हस्ताक्षर करेंगे या नहीं करेंगे, उसके हिसाब से वो अधिनियम बनेगा या नहीं बनेगा। यही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, जब संविधान संशोधन करना होता है तो उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तुति किसकी, विधेयक की। ठीक है, तो पहला इसमें चरण क्या होगा, चरण कैसा होगा, प्रस्तुति। प्रस्तुति संविधान संशोधन विधेयक की। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक की प्रस्तुति कैसे होती है, पहले ये देखते हैं। मतलब जब उसको पहले सदन या किसी भी सदन में रखा जाएगा। तो पहली बात, इसके लिए कुछ मूल चीजों को ध्यान रखेंगे। पहली बात, लिखते चलो, मेरे को नहीं देखना है, लिखते चलना है, इधर से नोट्स बनाते चलो, फिर बाद में बुक में आप रीड करना है इस चीज को। ठीक है ना, इसको लिखते चलो फटाफट। इससे आपका क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। अगर आप केवल इतना भी पढ़ के जाओगे ना, बुक को रीडिंग के बिना भी, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाना है। और बुक रीड कर लोगे तो वो क्या होगा, कंपाइल्ड हो जाएगा। सब पढ़ा सब कुछ रहा हूं, पर यहां पर एक शॉर्ट नोट्स भी बनते जा रहा है फटाफट आपका। इसको बना लो खासकर, है ना। ये चैप्टर 3 को जब तक पढ़ा रहा हूं ना, मूल विशेषता, इसका नोट्स अच्छे से बना लो। ठीक है, लिखो फटाफट, संविधान संशोधन। तो उसके लिए क्या होगा, एक विधेयक आएगा जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक बोला जाता है। तो उसकी प्रस्तुति कैसे होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रस्तुति मतलब उसको सदन में रखा जाएगा। तो पहली बात, इसको संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पर राज्य के विधायिका या विधानमंडल पे नहीं रखा जाएगा। तो कहां लाया जा सकता है, केवल संसद में, केवल संसद में, किसी भी सदन पर, किसी भी सदन में। पर कहां नहीं रखेंगे हम लोग इसको, राज्य की विधायिका में नहीं रखेंगे। क्लियर है सभी को? तो इसको किसी भी सदन पर रख सकते हैं। नंबर 2, जब इसको लाया जाएगा तो क्या इसके लिए, देखो 2 चीज आपको देखना होता है। पहला कि किस सदन में आएगा, ठीक है, उसको ला कौन सकता है, दूसरा, और तीसरा होता है उसमें कि क्या वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा, मतलब पहले से ही राष्ट्रपति से अनुमति ली गई थी क्या।
या उनकी अनुमति के बिना इसको लाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात है कि इसको ला कौन सकता है, तो संविधान संशोधन विधेयक कौन लाएगा? कोई भी ला सकता है सदन में, मतलब कोई भी, मतलब वहां पर मेंबरशिप जो होती है सदन में, जो सदस्यता होती है कैसी होती है, एक होती है आपकी पब्लिक मेंबरशिप और एक होती है प्राइवेट मेंबरशिप, जिसको निजी बोलते हैं। पब्लिक मेंबरशिप उसी को बोलते हैं जो केवल मंत्री होते हैं, कि मंत्री द्वारा लाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक बिल बोलते हैं। लोक विधेयक, लोक विधेयक क्या कहलाता है? जो मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और मंत्री को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति लाएगा उसको क्या बोलते हैं? निजी बिल। तो बिल जो है, विधेयक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो विधेयक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा, इसको अलग से लिखना ना साइड मार्जिन में, अपने साइड मार्जिन लिखना। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निजी विधेयक और एक होता है लोक विधेयक। ठीक है, लोक विधेयक मतलब जो मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, ठीक है ना, मंत्री परिषद के किसी मंत्री के द्वारा, या मंत्री परिषद बोल सकते हैं। अब जैसे कि बीजेपी ने अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई, सपोज करते हैं ना, अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, एनडीए की है वैसे तो, पर फिर भी देखते हैं कि उस सरकार में लगभग 300 सदस्य हैं, लगभग मान लेते हैं, ज़्यादा ही वैसे तो। अब उस 300 सदस्य में से मंत्री कितने लोग हैं? केवल 26 लोग हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्से हैं, है ना, जो विभागों को चला रहे हैं। बाकी सब क्या है? सदस्य हैं केवल। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाई, ठीक है ना, बीजेपी ने 54 सीट जीता, पर मंत्री कितने बनेंगे? केवल 13 लोग। तो केवल उन 13 लोग की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर जो 26 लोग हैं जो सरकार में मंत्री हैं, अगर वो लाएंगे विधेयक तभी वो लोग कहलाएगा। और उसको छोड़ के उनके अन्य सदस्य भी लाते हैं, भले कि वो सरकार के जीती हुई पार्टी के सदस्य हैं, अगर वो भी लाते हैं तब भी वो क्या कहलाएगा? निजी विधेयक। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जीती हुई पार्टी का सारा मेंबर जो लाएगा वो लोक विधेयक है, नहीं, केवल जो मंत्री हैं वो लाएंगे तो लोक विधेयक होगा। उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति लाए, चाहे भले कि वो क्या है, उस राजनीतिक दल से, जिस राजनीतिक दल की सरकार है, तब भी क्या होगा? वो एक प्रकार का निजी विधेयक होगा। सभी को क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ूं? वेरी गुड, ठीक है। तो लोक विधेयक, निजी विधेयक समझ आया। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो क्या हो सकता है? उसको कौन ला सकता है? कोई भी ला सकता है। वो एक लोक विधेयक भी हो सकता है और एक निजी विधेयक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से आ सकता है, ठीक है ना। उसको सरकार के मंत्री भी ला सकते हैं और दूसरे लोग भी ला सकते हैं। अब वो पास होगा नहीं होगा उसकी बात है, ठीक है ना। तो उसको दोनों ही लेकर आ सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण ही बता रहा हूं, अभी क्या राज्यसभा में क्या रखा गया? मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ भाषा को राज्य भाषा के दर्जा दिलाने के लिए एक विधेयक रखा गया, है ना। उससे क्या होगा? अनुसूची 8 में परिवर्तन होगा। अनुसूची 8 में परिवर्तन करना है मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? वो संशोधन ही होगा एक प्रकार का, भले कि वो साधारण संशोधन से होगा, साधारण बहुमत से, पर एक प्रकार का संशोधन ही होगा। उसको लेकर कौन आए हैं? राजीव शुक्ला, जो कि क्या है, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से क्या थे? मेंबर थे। क्या वो किसी दल के हैं? मतलब वो क्या विजय दल के थे? नहीं थे, कांग्रेस के मेंबर हैं, पर वो लेकर आए उसको, तो इसलिए वो क्या है? एक प्रकार के निजी हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को दोनों ही ला सकते हैं, चाहे वो निजी हो चाहे लोक हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बताओ, कोई तो बताओ, ठीक है। इसमें संविधान जो राष्ट्रपति, उसकी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्या होता है? बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से क्या होगा? इसका प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण तो समझ आ गया। प्रस्तुतिकरण के बाद क्या होगा? ये सदनों से इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। सदन में उसके ऊपर मत होता है और उससे उसको पारित किया जाता है, ठीक है। तो प्रस्तुति के बाद क्या होगा? इसकी पारित को देखते हैं, पारित, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो कैसे पारित होगा? पहली बात तो ये देखेंगे कि वो किस प्रकार का है। तो पारित को यहां पर 3 स्थिति में देखा जा सकता है। एक, अगर वो संविधान संशोधन विधेयक 368 अनुच्छेद 368 के तहत है, तब तो 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है, और अगर वो 368 के बाहर है तो एक प्रकार से भी बताया था। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है। अगर वो पहले प्रकार का है तो वो किससे हो जाएगा? संसद के
ये साधारण बहुमत से, है ना। पर अगर वो बिल जो है वो क्या हो रहा है, दूसरे प्रकार का है, तो वो क्या होगा, संसद के विशेष बहुमत से। और अगर वो तीसरे प्रकार का है तो कैसे होगा, संसद के विशेष प्लस राज्यों की, तो ये प्लस राज्यों की स्वीकृति, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को। तो ये 3 तरीके से पारित होगा, और ये दोनों ही सदन से वैसे ही पारित होना चाहिए, मतलब लोकसभा भी उसको उसी से पारित करेगा, राज्यसभा भी उससे ही करेगा। ठीक है ना, जैसे साधारण विधेयक वाला है तो उसको लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करेगा, राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करेगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर वो ये है तो विशेष, तो इसको भी लोकसभा को विशेष बहुमत से पारित करना है, राज्यसभा भी उसको विशेष बहुमत से पारित करेगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा वाला है तो ये दोनों उसको विशेष बहुमत से पारित करेंगे, राज्यों को भेजेंगे, राज्य उसको साधारण बहुमत से स्वीकृति देगा, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्लियर है। तो इसमें से मुद्दे कौन कौन से किसके अंदर हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, पहले बता देता हूं। ठीक है ना, देखो जो दूसरे प्रकार का है विशेष बहुमत वाला, जो अगर ऐसा कोई विधेयक आया है जो कि भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, मतलब आपका भाग 3 मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देश तत्व पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर संशोधन करना है तो उसके लिए कौन से वाला आएगा, ये आएगा दूसरे प्रकार का। ये दूसरे प्रकार का संविधान संशोधन किस चीज को संशोधित करने के लिए होता है, मौलिक अधिकार एवं, तो ये होता है आपका मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश तत्वों को अगर संशोधन करना है तो उसके लिए ये बहुमत लगेगा। ठीक है, अभी समझ आ रहा है सभी को। अच्छा, विशेष प्लस राज्य की स्वीकृति, अगर कोई ऐसा बहुमत आया है जो भारत की संघीय व्यवस्था को संशोधित करने का प्रयास कर रहा है। संघीय व्यवस्था मतलब क्या होगा कि केंद्र और राज्य के संबंध, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का संबंध है। तो अगर कोई ऐसा विधेयक आया है जो केंद्र और राज्य दोनों के जो संबंध हैं उससे जुड़े हुए किसी उपबंधों को संशोधन करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, इस प्रकार का लाया जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें क्या होगा, आपका अनुसूची 7 में संशोधन। अनुसूची 7 क्या है, केंद्र राज्य का विषय है। अब संशोधन कर रहे हो, या तो किसी के विषय को कम करोगे या तो किसी का विषय बढ़ा रहे होगे, यही कर रहे होगे, तो अनुसूची 7 लिख लो। जैसे कि क्या होगा आपका अनुसूची 7। अच्छा, इसके बाद अनुसूची 7 के बाद क्या होगा, करों में बदलाव या कराधान का प्रावधान। टैक्स स्ट्रक्चर, केंद्र राज्य के मध्य क्या है, टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी कैसे हुआ था, ऐसे ही आया था। ठीक है ना, कि वो क्या है, एक प्रकार का कर है। तो कर की व्यवस्था, केंद्र और राज्य के मध्य विस्तृत होने वाले करों का व्यवस्था, अगर उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं। ठीक है ना, वित्त व्यवस्था खासकर कर की प्रणाली में। ठीक है ना, इसके बाद अगर ऐसा कोई संशोधन कर रहे हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित संशोधन, कोर्ट से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संशोधन, वो भी तीसरे प्रकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, चौथा राष्ट्रपति का महाभियोग या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संशोधन, क्योंकि उसमें दोनों ही हिस्सा लेते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है ना, कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही हिस्सा लेते हैं, इसलिए उसमें अगर कुछ हो रहा है। ठीक है ना, राज्यसभा की स्थिति का संशोधन, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की क्या करती है, भूमिका स्पष्ट करती है, राज्यसभा की स्थिति का संबंधित संशोधन। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति से ही पारित होते हैं। क्लियर है सभी को। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे मुद्दे, अन्य जितने भी मुद्दे हैं उससे होते हैं साधारण बहुमत से होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका, पारित कैसे, प्रस्तुति कैसे होगा, पारित कैसे होगा। पारित के बाद वो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो देखो, राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर देते हैं तो या तो वो दे सकते हैं या तो उसके पास क्या होती है, वीटो शक्ति होती है। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे वीटो शक्ति, पर यहाँ पर एकदम बेसिक बता रहा हूं, सुनना बस है, लिखना नहीं है ना। तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, वीटो की शक्ति होती है, वीटो शक्ति है ना। वीटो पावर के अंतर्गत पहला होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या करते हैं वो हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। एप्स को बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है ना, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो बताऊंगा बाद में।
कि उसको वो मना कर देते हैं हस्ताक्षर करने से। दूसरा होता है कि वो जिसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं कि वो जो भी आपका विधेयक आता है उस विधेयक को वापस भेज देते हैं कि उसके ऊपर आप फिर से पुनर्विचार करो और उसके बाद मेरे पास भेजो, फिर देखेंगे उसमें साइन करना है कि नहीं करना है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, मतलब वो साइन नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस अपने पास रख लेते हैं जेब में, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो 3 प्रकार का वीटो होता है। और एक और शक्ति होती है कि वो उसमें हस्ताक्षर कर देंगे। पर संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को किसी भी तरीके की वीटो शक्ति नहीं है। नहीं है मतलब उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, याद रखना। तो प्रेसिडेंट इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति, वीटो ठीक है ना, शक्ति नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है तब तो अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, मेरे से पढ़ रहे हो, इतना तो पॉलिटी में बोल सकते हैं ना। ठीक है, कि पॉलिटी में तो डाउट नहीं रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट में रहेगा जो भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी। तो यही है प्रक्रिया कि पहले प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसको पारित करेंगे, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये इसमें एक और चीज याद रखना है, देखो जो नॉर्मल साधारण विधेयक आता है उसमें क्या होता है, अगर इसने इसको पारित कर दिया मान लो, है ना, और इसने पारित नहीं किया 6 महीने तक, तो उसमें क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट होता है। तो एक क्या बनाया जाती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बैठक कराई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं होता है। तो भारत का संविधान लचीला है, कठोर है, जीवित दस्तावेज है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये सारा चीज समझ आया? कोई तकलीफ, कोई डाउट? हाँ, दिल में दर्द, दिमाग में दर्द, कहीं भी कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया। चलो, हो गया आपका चैप्टर नंबर 11 खत्म। तो 2 विशेषताएं होगी। पहला विशेषता क्या था, भारत का संविधान क्या था, एक सबसे बड़ा लिखित संविधान था दुनिया का। दूसरा क्या है, संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, और वहीं से हम लोग क्या कर रहे थे, संविधान संशोधन। तो आपका चैप्टर नंबर 11 भी हो गया और टेबल नंबर ग्लांस का भी हो गया। अभी बहुत तेज चल रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा, देखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला संविधान का आपकी विशेषताएं में। ठीक है, अगली विशेषता क्या है संविधान की, वो देख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है वह बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है। ठीक है ना, तो भारत का संविधान क्या है, विभिन्न स्रोतों से अपनाया गया है या लिया गया है। तो उसे क्या है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ठीक है ना, तो विभिन्न स्रोत से इसको लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या भारत का संविधान उधार का थैला है, ये भी बोलते हैं। तो उधार का थैला तो नहीं है, ऐसे कैसे थैला है उधार का। ठीक है, पर फिर भी क्या किया गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद वहां से कई उपबंधों को भारत के संविधान में लिया और उसको डाला। ठीक है, तो एक दिन ऐसी हमारे जैसे हम लोग बैठे थे, ऐसी एक सभा लगी हुई थी, और ऐसी एक सभा में एक दिन वहां पर उठकर एक आदमी ने बोला कि तुमने क्या संविधान बनाया है, 3 साल ले लिए और सब जगह से उठा उठा के डाल दियो, अपना क्या कियो। तो ये क्या है, केवल एक ऐसा दस्तावेज है जो चोरी का और उधार का थैला है। ठीक है ना, उसको बोला, उस समय बोला गया था कि योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू हैव मेड इज जस्ट अ सेल्विश इंटीमेशन एंड नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका जवाब दिया। ठीक है ना, बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई हैव मेड रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन, इट रिप्रेजेंट the people of India, it represent their will, it represent their demand, it represent their livelihood, it represent their life. And this provisions that we have put in under the each and every part of the constitution is thoroughly debated, discussed, and it is put in accordance with the people of India and in the demand of people of India. Though I have seen the constitution of various world, but all these provisions does not replicate exactly what I have seen in those constitution. It replicate the wish and demands of the people of India. And therefore, I proudly say this is the Indian constitution and it is not merely a selfish intimation. ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई भारत का संविधान जो है
ये कहीं से लिखा हुआ या कहीं से चोरी किया हुआ दस्तावेज आप उसे कह सकते हैं, पर यह संविधान का जो संशोधन दस्तावेज है, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, उसकी क्या है, आपकी जो चाहत और उसकी जो भी मनसा और उसकी मनोकामनाएं हैं, उन सभी चीजों को प्रदर्शित करता है। चूंकि मैं और मेरे संविधान निर्माताओं ने मिलकर इस संविधान को निर्मित किया और हम यह स्वीकारते हैं कि हमने अनेक देशों के या विभिन्न देशों के संविधानों को इसे बनाने से पूर्व देखा था, पर इसमें लिए गए सारे उपबंध और जो भी चीजें हैं, इन सभी को हमने इसी संविधान सभा में क्या किया है, चर्चा किया है और चर्चा कर कर उसे उस रूप में ढाला है जिस रूप में वह भारत को प्रदर्शित करता है और भारत के लोगों के हित को प्रदर्शित करता है। और इस रूप में मैं बोलना चाहूंगा कि यह संविधान क्या नहीं है, एक उधार का थैला नहीं है, यह भारत के लोगों की बनाई हुई अपनी संविधान है। बोले ठीक है, फिर अच्छी बात है। बोले अच्छी बात है, फिर क्या कर सकते हैं, इतनी बात कर दोगे तो हम तो डर ही जाएंगे। बोले बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, वेल सेड, ठीक है, अच्छा लगा, ताली बजा दो, है ना, बस यही हुआ। तो बोले ठीक है, सब बैठ गए। तो ये तो है कि हाँ लिया है, लेकिन हमारा ये चोरी का दस्तावेज नहीं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स में आता है ऐसा क्वेश्चन लिखने के लिए। तो आप बताओगे कि हाँ इसको लिया गया है, ये सब चीजें हैं, पर अम्बेडकर जी ने मना किया, देखो, है ना। फिर उसके बाद हमारे खुद के भी कुछ बनाए हुए उपबंध हैं इसमें, जो हमारी खुद की जो कहीं से हमने लिया, अपने भी हैं, और ऐसे केवल 2 हैं। बातें हमें बड़ी बड़ी, एक है विप पढ़ाऊंगा, एक है विप और एक है संसदीय प्रणाली में 0 आवर, बाकी सब तो उठा के लिए हैं, ठीक है, और संशोधन कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस दिन कुछ नहीं था, उस समय केवल 2 ही चीज था, एक विप था और एक भारत के संसद प्रणाली में एक और चीज था, ठीक है। तो बहुत सारे देशों से हमने क्या किया, अलग अलग उपबंधों को लिया है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आता है भारत सरकार अधिनियम। सुन लो पहले, इसको किताब में एक टेबल है, वहीं से करवाना है ना। भारत सरकार अधिनियम, देखो सबसे पहली बात तो आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, उसी में देखते चलो, अमेरिका, उसको एकदम अंडरलाइन कर लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिक करवा देता हूं, मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देश तत्व, आयरलैंड, आयरिश, देखो आयरिश लिखा होगा, राज्य का नीति निर्देश तत्व, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मौलिक कर्तव्य, रसिया लिखा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस या यूएसएसआर लिखा होगा, जो भी लिखा हो। मौलिक कर्तव्य के बाद देखेंगे हम लोग जो प्रमुख चीजें हैं, देखो आपके राज्य में क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। तो गवर्नर का पद लिखा होगा ब्रिटेन में या भारत सरकार अधिनियम में, गवर्नर का पद किसमें लिखा है, भारत सरकार अधिनियम में लिखा है। पर वहां पर देखो राज्यपाल की नियुक्ति कहां लिखा होगा, कनाडा में। तो राज्यपाल का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम से लिया गया, पर उसकी नियुक्ति कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। इसी तरीके से इमरजेंसी का प्रावधान है ना, भारत सरकार अधिनियम, इमरजेंसी का प्रावधान, ठीक है, आपातकाल। पर आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का क्या हो जाना, स्थगन हो जाना। जर्मनी में देखो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया, पर आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। फिर हमारा जो क्या है प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े गए हैं, ठीक है। फ्रांस में देखो कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो फ्रांस में जो शब्द लिखे गए हैं वो सारे कहां से लिए गए थे, फ्रांस से लिए गए थे, और कहां लिखे हैं, प्रस्तावना में। उसी के साथ साथ रूस से लिया गया था कुछ शब्द, ठीक है, जैसे कि समाजवाद। समाजवाद कहां से लिया गया शब्द, रूस से। तो रूस से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि की प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका से क्या है, विधि नहीं, वो नहीं दिया होगा, अमेरिका का दिया ही नहीं होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। अमेरिका में देखो उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां दी है, अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका में देखो दिया होगा संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन मिला दक्षिण अफ्रीका में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्लियर है। तो ये क्या है, एकदम प्रमुख है। उसके बाद एक दो, जैसे कि एक और क्या होगा, जो अंतर्राज्यीय व्यापार है वो कहां पर दिया होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दिया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारिता या अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित कुछ, क्या लिखा है, हाँ, समवर्ती सूची, मतलब दोनों को मिलाना है तो कहां से है वो, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्लियर है।
तो जितना बताया उसको ध्यान रखेंगे। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली हो तो क्या पूरा याद तो हो गया? और कुछ है? हाँ, तो इस टेबल को अपने कॉपी में लिख लेना, या तो उसको वहीं पर याद कर लेना, पर ध्यान रखना कि इस टेबल को आपको याद करना है। चैप्टर 3 का टेबल जो है, इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं अक्सर। हो जाएगा। तो भारत का संविधान जो है वो क्या है? एक उधार का थैला नहीं है, पर हमने बहुत जगह से लिया है, ठीक है ना, पर उसको उस रूप में प्रस्तुत किया गया है जैसे हमारी जरूरत थी। भारत को जिस रूप में उसको चाहिए था उस रूप में रखा गया। ऐसा नहीं है कि उठाए और क्या किए, कॉपी पेस्ट करके चले गए। कॉपी पेस्ट करके नहीं गए, जिस रूप में भारत की जरूरत थी उस रूप में उसको बनाया गया। ओके, तो ये तो थी तीसरी विशेषता। अब चलते हैं चौथी विशेषता की ओर। हो जाएगा पक्का? चलो, तो पहली विशेषता क्या थी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना अच्छे से समझोगे ना संविधान उतनी अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले क्या था? लिखित संविधान था। लिखित का मतलब समझ गए। दूसरा क्या बताया मैंने आपका? भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, इसको भी समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वहीं से हम लोग समझ रहे थे। उसके बाद एक जो बीच का था, ठीक है ना, कि क्या है, हम लोग का संविधान अलग अलग जगह से लिया गया, विभिन्न स्रोतों से उसका उदय हुआ है या विभिन्न स्रोतों से उसको लिया गया है, ठीक है। इसके बाद संविधान में एक बड़ा अच्छा चीज है, ठीक है ना, वो क्या है आपका? संघ एवं संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो भारत का संविधान जो है वो क्या है? यूनिटरी एंड फेडरल। भारत के संविधान में दोनों ही व्यवस्था की गई है। तो संघ एवं संघीय व्यवस्था दोनों एक साथ है यहां पर, संघ एवं संघीय व्यवस्था, ठीक है। संघ एवं संघीय व्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं संघ को यूनिटरी या यूनियन, और इसको बोलते हैं फेडरेशन, फेडरेशन या फेडरल। पहली बात तो ये याद रखना है आपको यहां पर कि संघ शब्द संविधान में इस्तेमाल किया गया है, पर संघीय शब्द संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। वो लाइन को लिख लो, यह शब्द संविधान में नहीं लिखा गया है। देखने में वो लगता है कि वैसा है, पर यह शब्द नहीं लिखा है संविधान में। गलती कर देना एग्जाम में जाकर, ठीक है ना। कौन सा शब्द नहीं लिखा है? संघीय शब्द संविधान में नहीं लिखा गया। और संघ शब्द कहां लिखा है? पहली आर्टिकल में लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघीय है नहीं बोला है, संघ बोला है ना। तो संघ शब्द लिखा है, लेकिन संघीय शब्द कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, अब संघ और संघीय को समझते हैं थोड़ा सा, और ये है कैसा, क्या है, ठीक है। और हमारा और अमेरिका में दोनों में क्या फर्क है, फिर मैं लेके चलूंगा इनकी विशेषताओं पे, और वहीं से आपको समझ आएगा कि इन दोनों को पढ़ना क्या है, ठीक है। ओके, तो पहले समझते हैं। देखो अमेरिका में क्या हुआ था। अमेरिका में क्या थे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। पहले एक समय में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। और उनके बीच इस तरीके से एक रेखा गुजरती थी, इसका नाम था 46 पैरेलल, लैटिट्यूड का लाइन था, अक्षांशीय रेखा 46 से ऊपर नीचे बटे थे। नीचे के जो राज्य थे वो कहते कृषि प्रधान थे, और ऊपर वाले क्या थे, जो कि औद्योगिक थे। और ये दोनों में आपस में एक वो क्षेत्र बटा हुआ था। फिर अमेरिका की क्रांति हुई, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, सिविल वॉर हो रहा था। इनका कहना था कि हमारा अधिकार ये हनन करते, इनका कहना था कि इस तरीके से दोनों में लड़ाई हो रही थी। फिर उस लड़ाई को खत्म किया गया, ठीक है। और क्या हुई, अमेरिकी क्रांति हुई। और अमेरिकी क्रांति के बाद ये निर्णय लिया गया कि ये जो सभी राज्य हैं ये सब क्या करेंगे, एक साथ आपस में मिलकर रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पहले राष्ट्र थे और राष्ट्रों ने अपने आप को क्या किया, संयुक्त किया, साथ में जोड़ा। तो पहले राज्य थे और सभी राज्यों ने आपस में क्या किया, जुड़े, और उससे एक संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। तो पहले क्या था, संघ था नहीं, पहले क्या थे, राज्य थे। यहां पर पहले क्या था, राज्य था। और राज्यों ने संयुक्ति देकर किसका निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया। तो राज्य से राष्ट्र बने, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और अमेरिका का आप लोगों ने झंडा देखा है सभी ने, ऐसा रहता है, और यहां पर स्टार बने हुए हैं। वो उतने ही तारे हैं जितने क्या हैं वहां के राज्य हैं, उसमें तारे बने ना, वो हर तारा एक एक राज्य को बताता है, जितने राज्य हैं उतने तारे हैं, ठीक है। और वही क्या है आपका अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि पहले एक राज्य थे और राज्यों से राष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसीलिए क्या है, यहां पर जो राज्य हैं, अगर राज्य राष्ट्र के साथ नहीं रहना चाहेंगे तो राज्य क्या हो सकते हैं, राष्ट्र से अलग हो सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्र राज्य को निकाल नहीं सकता, पर राज्य खुद निकलना चाहे तो निकल सकते हैं,
समझ आ रहा है? तो राज्य खुद ही निकल सकते हैं, और इसीलिए क्या है कि इस पूरे के पूरे राष्ट्र का एक संविधान है और सभी राज्यों का अपना संविधान है। और वहां का जो नागरिक होगा वो क्या बोलेगा, उसको पूछोगे आप कहां के नागरिक हो, तो वो बोलेगा कि मैं सैन फ्रांसिस्को का नागरिक हूं और मैं अमेरिका का नागरिक हूं। उनकी यहां पर क्या चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता कैसे, कि वो उस राज्य के भी नागरिक कहलाते हैं और उस राष्ट्र के भी नागरिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या चलती है, दोहरी नागरिकता भी चलती है। पर भारत में कुछ अलग हुआ। भारत में क्या हुआ इसको देखते हैं। भारत को 1947 में आजादी मिली, एक देश को सीधा एक देश बन गया। तो पहले क्या बना, आजादी के उपरांत एक राष्ट्र बना। और उस राष्ट्र का नाम भारत था, वो संघ का नाम। फिर बाद में इस राष्ट्र के अंतर्गत हमने क्या किया, राज्य निर्माण किया। 1956 में राज्य निर्माण प्रारंभ हुआ और बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर राज्यों का निर्माण किया। ठीक है, तो पहले क्या बना था, इसमें एक राष्ट्र बना और राष्ट्र के अंतर्गत हम लोगों ने राज्य बनाए। तो राज्यों को बनाया किसने, राष्ट्र यानी कि संसद ने बनाया। तो संसद ने राष्ट्रों को बनाया है, राज्यों को बनाया है। राज्य खुद से नहीं आ गए थे। यहां पर क्या हुआ, राज्यों में समझौता हुआ और उससे राष्ट्र बना। यहां पर एक राष्ट्र ने राज्यों का निर्माण किया है। इसलिए यहां पर क्या है कि जो राष्ट्र है वो राज्य को राष्ट्र से अलग कर सकता है, ठीक है ना। जो राष्ट्र है वो राज्य को, राष्ट्र जो होगा मतलब जो यूनियन है वो क्या कर सकता है, स्टेट को अपने आप से अलग कर सकता है, पर स्टेट खुद से अलग नहीं हो सकते। अगर स्टेट खुद से अलग हो जाते तो अभी अलग नहीं हो जाते भूपेश बघेल चुनाव हारने के पहले। छत्तीसगढ़ आज से भारत के नक्शे में नहीं रहेगा, लिख देते हम अलग से रहेंगे, बोल सकते थे ना, लेकिन चुनाव हारे तो भाई। पर केंद्र जब चाहेगी वो क्या करेगी, उस जमीन को अपने आप से अलग कर सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए एक शब्द बोला जाता है कि भारत जो है वो उसमें एक होती है विनाशकारी और एक होते हैं अविनाशकारी। तो भारत क्या है, अविनाशकारी राष्ट्र। राष्ट्र हमारा क्या है, अविनाशकारी है, पर राज्य क्या है, विनाशकारी। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं, विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। भारत क्या है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। क्लियर है, कोई डाउट है तो फिर संघ है, ठीक है तो सही तो है ना। विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। आया मजा, लो फिर मजा, और क्या आया तो इसमें मैं क्या बताऊं, ठीक है। और इसीलिए भारत में हम लोग क्या कहलाते हैं, भारत के नागरिक कहलाते हो। क्या छत्तीसगढ़ के नागरिक, छत्तीसगढ़ के क्या कहलाते हो फिर, निवासी कहलाते हो। वेरी गुड, डोमिसाइल। तो हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, पर हम नागरिक किसके हैं, भारत के। और भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। यह भी हमारी विशेषता है कि भारत में क्या है, केवल एकल नागरिकता है, एकल। तो भारत का कोई व्यक्ति अगर किसी भी जगह की नागरिकता ले ले, किसी अन्य राष्ट्र की कुछ भी, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना। यहां पर क्या नहीं है, अधिक नागरिकता नहीं है। वहां पर क्या आपकी दोहरी नागरिकता है, एक से अधिक जगह के आप नागरिक हो सकते हैं, पर यहां पर एकल नागरिकता है। तो हम लोग राज्यों के क्या कहलाते हैं, निवासी कहलाते हैं, पर हम क्या कहलाते हैं, भारत के नागरिक, ठीक है ना। जैसे शाहरुख खान के मूवी देखे थे, आया था ना चक दे इंडिया, तो उसने क्या बोला था, ना मुझे किसी राज्य का नाम सुनाई देता ना दिखाई देता है, एक ही नाम दिखता है, इंडिया। बोला है, मैंने बताया था इस चीज को याद रखना, इसीलिए बोला है उसने। उसका संविधान क्लियर था उस जगह पे उसने पूरा संविधान पढ़ के आया था कि हम आप भारत के लिए हो, आप किसी राज्य के लिए नहीं खेल रहे हो, आप भारत के लिए खेल रहे हो तो भारत बोलो, है ना। सिंपल सी बात है। तो यही चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो एक होता है आपका संघ व्यवस्था और एक होता है संघीय व्यवस्था। पहले तो ये चीजें कि राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध एक साथ होगा उसको संघीय व्यवस्था बोलते हैं, और केंद्र जहां पर ज्यादा शक्तिशाली होगा उसको क्या बोलते हैं, संघ। तो संघ यहां पर क्या है, केंद्र। केंद्र को यहां पर संघ से सूचित किया जा रहा है, जो बड़ा चीज है। और राज्य को किससे सूचित किया जा रहा है,
संघ और राज्य के बीच के जो संबंध है, संघीय व्यवस्था मतलब संघ एवं राज्य के मध्य, संघ एवं राज्य में शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा। जब केंद्र और राज्य दोनों में जब शक्तियों को बंटवारा करेंगे उसको क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। और संघ व्यवस्था क्या है, यहां पर जहां पर संघ जो है, केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली है। जहां पर केंद्र अधिक शक्तिशाली उसको संघ बोलेंगे, और ऐसे जगह जहां पर केंद्र और राज्य दोनों को ही शक्ति प्रदाय किया गया है उसको क्या बोलेंगे, संघीय व्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि संघीय विशेषताएं कौन कौन से संविधान में और संघ विशेषताएं कौन कौन से। तो भारत का संविधान जो है, ठीक है, तो संविधान की दोनों विशेषता की बात करते हैं, संघीय विशेषता और संघ विशेषता। तो संघीय प्रावधान कौन कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं संघ वाले। तो उसकी आपकी संघ संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं, और एक तरफ देखेंगे संघीय व्यवस्था, भारत के संविधान की संघीय विशेषता। चलो ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताते चलना, मैं क्या बताऊंगा, मेरे ज्यादा होशियार आप लोग देखना। तो संघ में क्या हो रहा है, केवल केंद्र शक्तिशाली है, ठीक है, और संघीय में क्या है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति बांटा गया है। चलो अब एक व्यक्ति बनता है, उसका नाम क्या है, भारत का सीएजी बोलते हैं जिसको, कंप्ट्रोलर और ऑडिट जनरल, लेखा संपरीक्षक, है ना, सीएजी जिसको बोलते हैं भारत का। अब भारत, पूरे संपूर्ण भारत के लिए केवल एक सीएजी है, और वही सीएजी की नियुक्ति करती है केंद्र। तो केंद्र का जो सीएजी है वो पूरे भारत का सीएजी है। कौन सी व्यवस्था हुई, संघ व्यवस्था हुई, क्योंकि संघ शक्तिशाली है, ये देखो पता है आपको। गवर्नर की नियुक्ति राज्यों के लिए केंद्र करता है, कौन सी व्यवस्था है, संघ व्यवस्था है, क्योंकि केंद्र के पास शक्ति है। समझ आ रहा है, तो सीख तो गए, और क्या है, सीखने पे ध्यान देना है ना, ये उदाहरण सब याद हो जाएगा आपको। नहीं सीखोगे तो फिर लगेगा, तो आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि हाँ इसको क्यों संघ बोल रहे हैं, इसको क्यों संघी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां दो चीज बताया कि सीएजी का जो पद है वो क्या है, संघ व्यवस्था है। दूसरा, गवर्नर की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति। तीसरा, गवर्नर क्या कर सकते हैं, राज्य के कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। कुछ विधेयक राज्य सरकार ने पारित किया, लेकिन उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए रख देंगे कि राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। मतलब अल्टीमेटली किसके ऊपर ज्यादा शक्ति मिल गई, उसमें केंद्र को मिल गई। तो यहां लिख लोगे, गवर्नर द्वारा राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए संरक्षित करना, वो भी क्या है, एक प्रकार का संघीय व्यवस्था या संघ शक्ति है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद संविधान में अभी जो मैं आपको पढ़ाया उसमें एक चीज क्या पढ़ा रहा था कि कठोर है और एक क्या है, लचीला है। अच्छा, तो जो कठोर संविधान है वो कौन सा प्रावधान है, वो संघ कैसे हो गया, कठोर तो हो गया संघी, क्योंकि बिना राज्य के हस्ताक्षर के वो नहीं होगा, तो राज्य को भी उसमें शक्ति है और राज्यसभा भी वहां पर है। तो जो कठोरता है संविधान का, जो क्या है, कठोर है, कठोर संविधान, वो कैसा है। पर लचीला संविधान क्या बोलता है कि केवल संसद ही कर देगा, मतलब केंद्र खुद ही कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, लचीला संविधान। लाओ भाई चीला खाने का, लचीला, ठीक है, लचीला संविधान। समझ आ रहा है। अच्छा, दूसरा, लिखित संविधान। हमारा संविधान क्या है, लिखित है। तो लिखित संविधान कैसा प्रावधान होगा, संघीय या संघ। देखो संविधान में सब चीज लिख दिया गया है, इससे संसद अपने मनमर्जी कुछ भी कर सकता है क्या, वही कर पाएगा जो संविधान में लिखा है। तो कहीं ना कहीं संविधान का लिखा होना क्या करता है, संसद की शक्तियों को नियंत्रित करता है, और उस रूप में वो क्या है, संघीय व्यवस्था है। तो लिखित संविधान अपने आप में क्या है, एक संघीय व्यवस्था, क्योंकि वो केंद्र को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकता है। समझ आ रहा है। तो ये क्या होगा, लिखित संविधान। ठीक है, उसके बाद संसद में 2 सदन, संसद में क्या है, 2 सदन है।
तो वो 2 सदन होना कैसी व्यवस्था है? सिंपल सी बात है, संघीय व्यवस्था है। क्योंकि लोकसभा तो चलो ठीक है, पर जो राज्यसभा है वहां पर तो राज्यों का ही क्या है, राज्यसभा ही नाम उसका, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व वहां पर डायरेक्ट ही जा रहे हैं वहां पर काम करने। तो क्या है कि द्विसदन है ना, आपका ये बोल सकते हैं द्विसदन, तो संसद का द्विसदन। ठीक है, तो जो 2 सदन है वो क्या है अपने आप में, जिसको बाई कैमरलिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, बाई कैमरलिज्म। ठीक है ना, 2 सदन होते हैं। हाँ, वो भी क्या व्यवस्था है, यही व्यवस्था है। और क्या बच गया, रिजिड हो गया, लचीला हो गया, ये हो गया। अच्छा, एकल नागरिकता, पूरे भारत के लिए क्या है, केवल नागरिकता। और देगा कौन उसको, केंद्र सरकार देगी। उसके लिए कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार थोड़ी बनाएगी। तो कैसा व्यवस्था होगा, तो लिख दो एकल नागरिकता। अब तो सीख ही गए यार आप लोग। चलो फिर जाता हूं मैं, सीख तो गया संविधान, ठीक है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तो एकल नागरिकता, वेरी गुड। चलो एकल नागरिकता के बाद और दूसरा प्रावधान की बात करते हैं। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है, ये कैसी व्यवस्था है, संघ या संघी, संघी होगा, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है, वो सब चीजों को नियंत्रित कर रहा है, तो केंद्र राज्य दोनों की शक्ति का संरक्षण कर रहा है, तो संविधान की सर्वोच्चता वो भी क्या है, संघीय व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है ना, संविधान ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर वही है, वो भी क्या हो गया आपका, एक संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अब हमारे न्यायालय के 2 रूप होते हैं, एक होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड और एक बोलते हैं यूनिफाइड। इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत, और यूनिफाइड मतलब होता है स्वतंत्र न्यायालय। तो एक है आपका एकीकृत न्यायालय और एक है आपका स्वतंत्र न्यायालय। एकीकृत न्यायालय बोलता है कि जो राज्य के कानून हैं, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी चीजें हैं उसके लिए हम अंतिम में कहां तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। नीचे कुछ गलत हुआ अपील करके हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट ने कुछ गलत निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे। तो अल्टीमेटली इसमें सबसे अंतिम निर्णय की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट, और वो क्या है, केंद्रीय न्यायालय है। तो ऐसी व्यवस्था क्या होगी, संघ, क्योंकि संघ शक्तिशाली है। और दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता किसको दी गई है, न्यायालय की अपनी स्वतंत्रता है, मतलब राज्य के लिए अपने न्यायालय है और केंद्र के लिए अपने न्यायालय है। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का संघीय व्यवस्था का। तो स्वतंत्र न्यायालय और एकीकृत न्यायालय, ठीक है ना, किसमें आएगा, स्वतंत्र न्यायालय संघीय में और एकीकृत न्यायालय संघ व्यवस्था। कि आपका देखो एकीकृत न्यायालय कैसे है कि सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, ऐसे होगा ना, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद इस तरीके से ये क्या है, एकीकृत है। मतलब यहां पर अगर कुछ निर्णय गलत दिया गया तो कोर्ट में यहां जाओगे, यहां कुछ निर्णय गलत हुआ तो कहां जाओगे, ऊपर जाओगे। और यूनिफाइड कैसे है कि राज्य के कानून के लिए राज्य की न्यायालय है और केंद्र के कानून के लिए केंद्र की न्यायालय है, उस रूप में भी वो व्यवस्थित है। तो उसी को बोलते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय। समझ, ये सब चीज को समझ गए ना, आगे पूरे संविधान में यही लिखा होगा, विधेयक कैसे बनता है, यही सब चीज बार बार आएगा आपको। सीएजी का पद हो गया, एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय प्रणाली, यही सब पूछ रहा होगा आगे, पूरी व्यवस्था इस पर आधारित होगी। बस हमको शुरुआत का कोर अच्छा करना है। तो कल पढ़ के आएंगे सभी, चलो फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू ऑल।